non-vegetarian are more prone to heart diseases. वेस्टर्न पॉपुलेशन वो नॉन वेज ही खाते हैं, कहीं भी चल जाओ। Yeah. Red meat खाते 98% दे ईट मीट ओनली, विदाउट मीट दे कैन नॉट हैव। तो उनको थोड़ी अटैक आ रहा है। अब मैं जिम लगा रहा हूँ, 8-15 दिन मैंने जिम की, अपने को क्या लगता है मैंने जिम ज्वाइन की ना 15 दिन में मेरे डोले शोले हो जाए, नहीं होते। इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। हैं। कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स रहते हैं हार्ट अटैक के? स्लीप क्वालिटी का हार्ट पे क्या इम्पैक्ट है सर? अल्कोहल और स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है अपने हार्ट पे? अगर दोनों को आप कंपेयर करोगे, कोई लोग हंसेंगे। अगर पेशेंट मुझे बोलता है सर मुझे दोनों में से एक ही चीज़ लेना है, तो मैं बोलूँगा भाई तू। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट के बारे में। क्या क्या कॉमन मिथ्स है, क्या खाना चाहिए, कौन से हैबिट्स अच्छे हैं, कौन से हैबिट्स बुरे हैं हार्ट के लिए, ये सब आज ये पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ में है अमरावती के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन अग्रवाल सर। So thank you so much sir for giving me your valuable time today and welcome to Get Enlightened with Alan. तो सर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है कि ऐसे कौन से कॉमन मिथ्स है आपके पेशेंट्स में जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो? इंडिया में हार्ट को अभी भी लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, जबकि इंडिया ये हार्ट अटैक की कैपिटल होते जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज कोई भी 1/3 डेथ जो इंडिया में हो रही है वो हार्ट अटैक के कारण हो रही है। और ये इसलिए कि लोगों को इस चीज़ का सीरियसनेस ही नहीं है। सब लोगों जो पुराने अपने विचार चल रहे हैं उसी विचारधारा पे लोग चल रहे हैं। जैसे अगर अपन मिथ्स की बात करो तो सबसे पहले उनको लगता है कि हार्ट अटैक ये एल्डरली पॉपुलेशन की बीमारी है कि 60-70 की उम्र रहेगी तो ही हार्ट अटैक आएगा, लेकिन यंग एज में हार्ट अटैक नहीं आएगा। लेकिन द फैक्ट ये है कि आज जो मैं अगर 10 हार्ट अटैक देख रहा हूँ तो 4 से 5 ये पेशेंट मेरे 40 के एज के नीचे है। कोरोना के वक्त तो मैंने 20-22 साल के छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक आते हुए देखा है। तो हार्ट अटैक अभी पहले जैसे पुरानी जनरेशन का बीमारी नहीं रहा, ये उतनी यंग जनरेशन को अफेक्ट कर रही है। हु आर द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। तो इसके लिए हार्ट अटैक से जब एक डेथ होती है तो सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं होती है, उस इंसान पे जितने लोग डिपेंडेंट है वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं। दूसरी मीथ है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर इनका हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं, तुम शुगर बीपी कंट्रोल मत करो कुछ नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा मीथ है। आज डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये सबसे बेसिक कारण है जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ बीपी के कारण हार्ट अटैक का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग इनको सीरियसली नहीं लेते। दैट्स व्हाई वी कॉल हार्ट डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन एज साइलेंट किलर। जो अपने एरिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट मिथ जो मुझे दिखती है टोबैको का सेवन, जो यंग पॉपुलेशन इतना ज़्यादा टोबैको का सेवन करता है, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ गुटखा, खर्रा, स्मोकिंग, नस, और उनको लगता है कि इसका कुछ भी हानिकारक इफेक्ट हार्ट पे नहीं है, जबकि आज ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर उभरते हुआ आ रहा है हार्ट अटैक के डिसीज में। और दूसरी ये है कि हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं होगी। हार्ट अटैक के लिए बहुत सारे लोगों को सोचते हैं कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। ये एक मिथ है कि दवा गोली से हो जाता है। अगर आपके रक्त वाहिनियों में मल्टीपल चोकअप है और आपके हार्ट को इनफ ब्लड नहीं मिल रहा है तो आपका हार्ट सर्वाइव कैसे होगा? राइट। इसके लिए जब तक उसे प्रॉपर एक्सपर्ट्स को नहीं दिखाए, उस डिसीज़ को प्रॉपर सीवियरिटी आप ये नहीं करोगे कि हार्ट अटैक कितना सीवियर है, तब तक ट्रीटमेंट ये नहीं होगी। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हाथों की 5 उंगलियां सेम नहीं है, वैसे 2 इंसानों की बीमारियां सेम नहीं। क्योंकि जो कॉमन मिथ हम देखते हैं कि सर वो मेरे पड़ोसी को तो आया था लेकिन उसे कुछ भी लगा नहीं, उसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी सर, वो तो दवा गोली से ठीक हो गया सर। मेरा दूसरा पड़ोसी उसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, पता भी नहीं चला। लेकिन कोई ऐसा भी है कि जैसे हार्ट अटैक आया और अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाया। तो इसके लिए सबकी बीमारी अलग रहती है। इन सब चीज़ों को कंपेयर मत कीजिए कि उसको ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा क्यों। हाथों की 5 उंगलियां सेम नहीं रहती, इसलिए 2% के बीमारियां भी सेम नहीं रहती। तो ये बहुत ज़्यादा मिथ्स है अपने पॉपुलेशन में। जैसे एजुकेशन बढ़ेगा ये मिथ्स कम होगी, लोग सेल्फ अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस की तरफ प्रेरित होंगे, तो मे बी हम सोच सकते हैं कि फ्यूचर में इन सब चीज़ों का प्रमाण हार्ट अटैक का कम होना चाहिए। सिम्टम्स बताइए कि ना एक पर्सन का अनहेल्दी हार्ट है, आप विजुअली कैसे देखते हो उसे? देखो मैं सबको यही बोलता हूँ कि सिम्टम्स आते हैं, सडनली अटैक किसी कोई नहीं आता। इंडिया प्रॉब्लम हुआ कि उस सिम्टम्स को आपको ध्यान देना ज़रूरी है। आपका हार्ट बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई मेरे पे ध्यान दो, मैं तकलीफ़ में हूँ। अब ये तकलीफ़ें कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हार्ट का काम क्या है कि आपके पूरे शरीर को खून देना। जब आप रेस्ट कर रहे हो, जब आप बैठे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो हार्ट का काम 2 गुना 4 गुना होता है, लेकिन उसे करना जरूरी है।
जब हार्ट चौगुने टाइम ब्लड पंप करेगा तो आप एक्सरसाइज या हेवी एक्टिविटी कर पाओगे। तो जो इनिशियल सिम्टम्स रहेंगे वो ये रहेंगे कि आप हेवी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, यानी आपको अगर सीढ़ी पे चढ़ना है, चढ़ना नहीं हो रहा है, आप चल रहे हो और कहीं पे चढ़ाई आ रही, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते आपको सांस फूल रही है, सीने में भारीपन लग रहा है, पसीना आ रहा है, और यही सिम्टम्स स्लोली बढ़ते जा रहे हैं कि मैं 2 साल पहले मैं 1 किलोमीटर चल पाता था, लेकिन अब लास्ट के 15 दिन से मैं 100 मीटर भी नहीं चल पा रहा हूँ। तो दिस इज द प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स की मेरी जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो मेरी कम होती आ रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलते वक्त सीने में भारीपन होता है, फिर अपन क्या करते हैं कि चलना कम कर देते, स्पीड कम कर देते, जिससे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि विथ एक्सरसाइज मुझे सिम्टम्स हो रहे हैं और विथ रेस्ट मेरे सिम्टम्स सबसाइड हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्लू है कि ये बीमारी हार्ट की हो सकती है, क्योंकि जैसे आप एक्सरसाइज करते हो आपका हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ता है यानी अब हार्ट को ज़्यादा स्पीड से काम करना है। यानी उदाहरण के तौर पे जब हम अपनी कार 20 किलोमीटर पे चला रहे तो उसे कम पेट्रोल लगेगा, लेकिन वही कार हम 80 या 100 किलोमीटर के स्पीड से चलाएंगे तो उससे पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। तो सेम हार्ट के बारे में, जब अपन रूटीन काम कर रहे हैं तो हार्ट रेट अपना 60-70 पे, तो उसे कम पेट्रोल लग रहा है, यानी कम खून लग रहा है, जितना खून मिल रहा है उसमें सफिशिएंट है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करोगे, वॉकिंग करोगे, तो हार्ट रेट 150 हो जाएगा। अब हार्ट को 150 से पंप करने के लिए उसकी खून की डिमांड बढ़ेगी, और ये खून की डिमांड उसे पूरी नहीं हुई तो इट विल कॉज सिम्टम्स। कौन से? सांस फूल रही, सीने में भारीपन होना, कभी भारीपन यहाँ से हाथ की तरफ जाना, कभी कभी ये भारीपन यहाँ से आपकी चीन की तरफ जा सकता है, पीठ की तरफ जा सकता है। और इंडिया में जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है जिसे सब जने निगलेक्ट करते हैं वो है एसिडिटी। अपने सीने में कुछ भी हुई तकलीफ तो हम पहले दिमाग लगाते नहीं एसिडिटी है। एसिडिटी ये बहुत बड़ा यानी किलर हो गया है, क्योंकि क्या होता है कि कोई सिम्टम्स को आप एसिडिटी बोलते हो और जो हार्ट अटैक है उसे आप निगलेक्ट कर रहे हो। इसके कारण जो पेशेंट ने समय पे अस्पताल में पहुंचना वो नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि एसिडिटी बोल के वो घर पे ही इनो खा रहा है, ये सोडा पी रहा है, एसिडिटी की गोलियां ले रहा है। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि एसिडिटी सबको एक बार कभी ना कभी लाइफ में होती है। आपको कुछ तो अलग सिम्टम्स हुए जो एसिडिटी जैसे नहीं लग रहे, भले ही सीने में हो, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो कि पहले से बहुत ज़्यादा है, साथ में एसोसिएटेड सिम्टम है कि थोड़ी चक्कर आ रहे हैं, पसीना आ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, सांस फूल रही, तो इसे एसिडिटी लेबल मत कीजिए। क्योंकि इंडिया में 30% हार्ट अटैक ये एसिडिटी बोल के लेबल होते हैं और वो लेट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। समय पे नहीं पहुंचने के कारण ऐसे हार्ट अटैक में मृत्यु का प्रमाण, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो थर्ड ये जो सिम्टम्स है एसिडिटी, तो हर एसिडिटी को, चेस्ट की बर्निंग को आप एसिडिटी मत लेबल कीजिए, दैट कैन बी हार्ट अटैक आल्सो। तो नज़दीक के डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। सेल्फ ट्रीटमेंट करना, फ़ोन पे ट्रीटमेंट करना बंद कर दीजिए। तो हार्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज है जो करनी ही चाहिए सबने? देखो, जो पहले अपन बात कर रहे थे वो सिम्टम्स की है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो फिटनेस की है कि भाई ऐसा मैं क्या करूँ जिससे कि मुझे ये नहीं हुए। देखो, हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी ये मल्टीफैक्टोरियल है, ये ना एक चीज़ से रिलेटेड नहीं है। मल्टीफैक्टोरियल यानी उसमें कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल यानी आप उसे कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि जेनेटिक्स। अगर आपके घर में आपके माँ बाप दादाओं को बीमारी है तो आपको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मेल पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू फीमेल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन में हार्ट डिसीज का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। साउथ ईस्ट एशियन, यानी जब अपन वेस्टर्न पॉपुलेशन से स्टडी करेंगे तो साउथ ईस्ट एशियन हमें हार्ट अटैक का प्रमाण ज़्यादा है। तो ये चीज़ें नॉन मॉडिफाइबल, इसे अब नहीं इसे कुछ नहीं कर सकते। अपन मॉडिफाई कर सकते हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो इन सब रिस्क फैक्टर में कंट्रोल करने के लिए दवा गोली का जितना रोल है कि शुगर है तो भाई शुगर की गोलियां लो, बीपी है तो बीपी की गोलियां लो, लेकिन साथ में जो अहम भूमिका है वो है एक्सरसाइज एंड डाइट। इन दोनों चीज़ों को मिलकर हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आप आपकी जीवन शैली चेंज कीजिए। राइट। तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बड़ा गणित नहीं है, आपको हर दिन के 45 मिनट अपने शरीर को देना है, मिनिमम 45 मिनट, एटलीस्ट 1 आवर आपके शरीर को दीजिए। और इस 45 मिनट टू 1 आवर एटलीस्ट 6 डेज ए वीक, एक दिन आप ऑफ ले लीजिए। ये 6 दिन आपको 45 मिनट से 1 घंटा कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज करना है। अब एक्सरसाइज में वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या कोई एक्टिविटी कि जिससे अपना एक्सर्शन हो रहा है। बैडमिंटन, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई एरोबिक्स कर रहा है, कोई जुम्बा कर रहा है,
तो ये कीजिए। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, सर मैं 1 घंटा योगा करता हूँ, लेकिन उनका योगा का कंसेप्ट क्या है, 2-4 बार आलोम विलोम कर लिया, 2-4 बार लंबी सांस ले ली तो वो योगा हो गया। नहीं, योगा जब आप इसमें सूर्य नमस्कार इंक्लूड करोगे, आप इसमें लोअर बैक लेग्स एक्सरसाइजेस इंक्लूड करोगे, जिससे आप अच्छा खासा एक्सर्शन कर सकते हो, तो वो यानी बेसिकली अपने को 45 to 60 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, आप में थोड़ा एग्जॉशन हो ना, आपको लगे कि एट द एंड ऑफ 1 आवर कि मैंने कुछ किया है, तो ये एक्सरसाइज कीजिए। अब सेकंड हर बार सवाल आता है, सर कब करूँ एक्सरसाइज, सुबह करूँ कि शाम को करूँ? हाँ। अब हम सबको क्या बोलते हैं, जो आपके शेड्यूल को फिट हो रहा है। अगर किसी की ड्यूटी है कि उसे 6-7 बजे जाना पड़ रहा है, या लेडीज है जिनको सुबह सुबह घर का काम करना पड़ रहा है, तो सुबह कहाँ से जाएंगे? शरीर को ये नहीं समझ रहा है कि सुबह है या शाम है, तो कोई भी दिन का वक्त जो आपके शेड्यूल में फिट होता है, ऐसे 45 to 60 मिनट दीजिए। खाली ध्यान रहे कि इमीडिएटली खाना खाने के बाद आपको इमीडिएटली एक्सरसाइज नहीं करना है। खाना खाने के इमीडिएटली बाद जो एक्सरसाइज रहती है वो खाना पचन करने के लिए रहती है, जिससे हम शतपावली बोलते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक तो भूखे पेट कीजिए, या फिर खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद कीजिए, जब आपका स्टमक खाली हो गया। तो 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज 6 days a week, एटलीस्ट मिनिमम 45 मिनट्स। और उसमें भी अगर आप टारगेट रखोगे तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट मिनिमम 4 किलोमीटर आप वॉकिंग कीजिए। साइकिल चला रहे हो तो आप कम से कम 10-1 किलोमीटर की साइकिल चलाइए। तो ये जब एक एक्टिविटी करोगे तो वो वर्थवाइल रहेगी। जब हम बहुत बार देखते कि ग्रुप में फ्रेंड्स घूम रहे, हम 2 घंटे घूमे, और चले क्या तुम 2 घंटे में 3-3.5 किलोमीटर, क्यों? हम बातें करते चल रहे थे, फिर हम रुक जाते थे, फिर वॉक हुआ तो हम नाश्ता करने जा रहे थे। इसको मतलब नहीं। इसलिए जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, यू वियर अ स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच में या मोबाइल में बहुत सारे ऐप है, तो आपको पता चलेगा कि मैं कितने मिनट में कितना डिस्टेंस चल रहा हूँ। बहुत सारे आजकल स्मार्ट मोबाइल आपका हार्ट रेट भी मॉनिटर करते हैं। तो एक्सरसाइज इतनी करना है कि आप टारगेट हार्ट रेट तक जाए। तो यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बहुत अच्छी चीज़ बताना पाऊंगा, टारगेट हार्ट रेट। सो 220 माइनस यूर एज, यानी अगर आप 40 साल के हो तो 220 माइनस 40 180। उस 180 का 85% यानी नियर अबाउट 160। तो जब आप टारगेट हार्ट रेट का 85% हार्ट रेट अचीव करते हो तो दैट इज़ अ ऑप्टिमल हार्ट रेट, यानी तब अपनी जो एक्सरसाइज हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। इस हार्ट रेट पे आपका इंड्योरेंस बढ़ेगा, आपका फैट बर्न ज़्यादा होगा। तो इसके लिए जब आप वॉक करोगे तो थोड़ा ब्रिस्क वॉक कीजिए, जिससे हार्ट रेट बढ़े, थोड़ा पसीना आए और थोड़ा शरीर को एक्सर्शन मिले। सर थोड़ा पीछे जाते हैं, आपने बोला कि 2 चीजें रहती है, एक अवॉइडेबल रहती है, मॉडिफाइबल आई एम सो सॉरी, राइट, और एक नॉन मॉडिफाइबल रहती है। लाइक मॉडिफाइबल इज लाइक जो लाइफस्टाइल से चेंज हो सकता है, एंड नॉन मॉडिफाइबल इज बेसिकली जो जेनेटिक्स होता है। तो सर जो जेनेटिक होता है, तो क्या कितने चांसेस रहते हैं कि जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, तो कितने चांसेस रहते हैं कि है ना वो इंडिविजुअल को भी वो डिसीज हो? देखो, चांसेस मेडिकल साइंस में कभी भी बताना मुश्किल रहता है। जब हम कोहर्ट ऑफ द पॉपुलेशन, अगर मैं 1000 लोग ऐसे लूँगा कि जिनको जेनेटिक हिस्ट्री है और 1000 लोग ऐसे कि जिनको जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, तो इनमें नहीं बोली बात तो 10 to 15% ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हार्ट डिसीज आएगा। लेकिन अब उसमें भी क्या कि 1+1 नहीं है। अगर आपको जेनेटिक हिस्ट्री है लेकिन आपको डायबिटीज भी है, साथ में हाइपरटेंशन भी है, ओबेसिटी भी है, आप स्मोक भी कर रहे हो, तो ये क्या है कि मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स, यानी आप में एक रिस्क फैक्टर है तो प्रोबेबिलिटी कम है, आप में 2 है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, आप में 6-7 रिस्क फैक्टर है कि आप में जेनेटिक्स आपके मम्मी पापा को भी था, आपको शुगर भी है, बीपी भी है, आप स्मोकिंग भी करते हो, आप में ओबेसिटी भी है, आप स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हो, आप में 6 रिस्क फैक्टर आ गए। अब 6 रिस्क फैक्टर आ गए तो परसेंटेज आपका 30 to 40% आएगा कि भाई ऐसे 1000 लोग हैं तो 30 to 40% को अगले 1 से 2 साल में अटैक आएगा ही आएगा। तो द बेसिक चीज, मोर द रिस्क फैक्टर, आप मोर प्रोन हो हार्ट अटैक आने के लिए। और ऐसे जिनको ज़्यादा रिस्क फैक्टर है उनको और ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा ये चीज़ें कंट्रोल करने के लिए। तो आपको जितने रिस्क फैक्टर है, शुगर बीपी टाइट कंट्रोल कीजिए, ओबेसिटी कम कीजिए, डाइट कंट्रोल कीजिए, स्मोकिंग है तो बंद कीजिए, समय पे 6 से 8 घंटे नींद लीजिए, मन शांत रखिए। राइट। डाइट के बारे में अभी पूछना है आपको कि हार्ट के लिए सबसे अच्छा फूड कौन सा है और सबसे खराब फूड कौन सा है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए फॉर हार्ट हेल्थ? देखिए, बात सिर्फ हार्ट हेल्थ की नहीं है। ये जो बीमारी है हार्ट अटैक, इसको बेसिक जो बीमारी है हम उसे बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस यानी आपके जो डिफरेंट रक्त वाहिनियाँ है, ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर फैट का डिपोजिशन होना, इस स्टेज को हम बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। और मराठी में एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, रूप एक
आजार अनेक, यानी बीमारी एक है लेकिन उसके स्वरूप डिफरेंट। राइट। तो अथेरोस्क्लेरोसिस जब आपके हार्ट की नसों में हो रहा है तो आपको हार्ट अटैक आएंगे। अथेरोस्क्लेरोसिस यानी यही फैट डिपोजिशन आपके ब्रेन की नसों में हो रहा है तो आपको लकवा आएगा। यही फैट डिपोजिशन आपके पैर की नसों में होगा तो आपको चलते वक्त गैंग्रीन होंगे पैरों में, क्लॉडिकेशन पेन होगा। यही आपकी किडनी के नसों में आएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ओके। तो जो बेसिक बीमारी है वो है अथेरोस्क्लेरोसिस। ओके। और ये कहीं पे भी यहाँ तो, और ये अथेरोस्क्लेरोसिस फैट डिपोजिशन होने के लिए क्या कारणीभूत है? अनकंट्रोल्ड डीएम, ओके, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, फिर खाने में जो फैट, सबसे जो इम्पोर्टेंट इंडियन फूड है वो हाई इन कार्बोहाइड्रेट है। यानी जो नॉर्मल हम बोलते हैं कि आपके खाने में 50% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 30% आपके इसमें प्रोटीन चाहिए और 20% 15 to 20% फैट चाहिए। अपना डिस्ट्रीब्यूशन है। हम नियर अबाउट 70 to 80% हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जब तक हम 3 रोटी नहीं खाएंगे या इतना सारा चावल नहीं खाएंगे अपना पेट नहीं भरेगा। राइट। दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोटीन्स जो दाल से मिलता है, स्प्राउट से मिलता है, बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन तो हमें एनिमल प्रोटीन बहुत कम मिलता है। Right. और जो वेज में ऑप्शन है प्रोटीन्स का वो मेनली स्प्राउट्स में, दाल से, Right. इन चीज़ों से आता है। तो फिर जो बेसिकली डाइट जो करना है आपको, डाइट में कार्ब्स कम करना है। रोटी खा के, चावल खा के पेट मत भरिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम लोगों के लिए वो चाय। इसके साथ बेटा चलो चाय पीते, उसके साथ बेटे चलो चाय पीते। तो चाय में जो दूध और शुगर हम ले रहे हैं उससे हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसे अवॉइड कीजिए। आपको चाय, बाहर का वेस्टर्न पॉपुलेशन दे आर जस्ट हैविंग ब्लैक टी राइट, या ब्लैक कॉफी। वो अपने जैसे हर जगह दूध, वो भी डबल दूध डाल के उकाल के चाय नहीं पीते। दे जस्ट ड्रिंक अ ब्लैक टी दैट इज ऑल्सो विदाउट शुगर। राइट। तो ये कार्बोहाइड्रेट हम अवॉइड करेंगे तो 50% प्रॉब्लम तो हम वैसे ही करेंगे। सेकंड जो अपने इसमें जो दिखता है कि बाहर के नाश्ता, समोसा कचौरी, प्रॉब्लम समोसा कचौरी में नहीं। मैं तो मेरे पेशेंट को बोलता हूँ आपकी खाने की इच्छा है तो अपने घर पे बना के खा लीजिए महीने में एक बार। जो हम बाहर समोसा कचौरी, ये जो ऑयली चीज़ें खा रहे हैं इसमें क्या रहता है कि जो सुबह कढ़ाई चढ़ गई उसकी जो एक तेल है उसी तेल में सब वो तल के निकल रहे हैं। तो तेल को आप जितना रीयूज और रीहीट कर रहे हो उतना तेल आपका सैचुरेटेड फैट्स बन रहे हैं। और ये सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट्स, दीज आर द डेंजर फैट्स जो ये अथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस बहुत फास्ट करते हैं। राइट। तो आपको ये फैट का परसेंटेज कम करना है। खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट शुरू करना है। अब बहुत सारे लोग अलग अलग डाइट फॉलो करते हैं, जोशी डाइट, कीटो डाइट, ये डाइट। मैं मेरे पेशेंट को बोलता हूँ कि हम लोगों को 3 बार खाना खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सुबह 8 से 9 बजे ब्रेकफास्ट खा लो, 1 से 2 बजे लंच ले लो, शाम को 4-5 बजे चाय के साथ 1-2 बिस्किट, एक आधा फल खा लो, रात को 8 बजे डिनर। नींद में, सोने में और खाने में आपका 2 घंटे का गैप चाहिए। ओके। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ईट लाइक अ किंग, यानी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लंच आप हेवी लो। ओके। और रात का डिनर ईट लाइक अ बेगर, यानी रात का खाना एकदम कम खाओ। हम उल्टा करते हैं, दिन का खाना हम कम खाते और रात का खाना हम ज़्यादा खाते। तो ये आदतें चेंज करो। आधी रोटी कम खाना खा के उठो। यानी जो इंडिया में कंसेप्ट है, अरे डकार नहीं है यार और आधी रोटी थी, डकार आने का कंसेप्ट चेंज करो। पेट भर के खाना ये कुछ भी कंसेप्ट नहीं। थाली से उठना शुरू करो। आपको लग रहा है मैं आधी रोटी खा सकता, उठो। सलाद का ज़्यादा वापर करो। तो पेट कब भरता है? सटाइटी। जब हमारा स्टमक फुल होगा हमारा पेट भरेगा। तो स्टमक हम चावल से और रोटी से फुल करते हैं, वो मत कीजिए। स्टमक आप सलाद डाल के फुल कीजिए। सलाद खाइए अच्छे से, हरी सब्जियां खाइए, दाल 2-2 कटोरी कीजिए। राइट। और प्रोटीन का प्रमाण, मेरी थाली में मैं 24 घंटे में क्या कैलोरी कंज्यूम कर रहा हूँ एक पेपर पे लिख के रखो। और मैं इसमें से क्या अवॉइड कर सकता हूँ? अरे वो 2 कप चाय में अवॉइड कर सकता था, अरे मैंने उसके साथ नाश्ता किया वो मैं अवॉइड कर सकता था, एक जने के साथ गया था उसने मुझे एक मिठाई खिला दी वो मैं अवॉइड कर सकता हूँ। तो जब तक हम एक कैलोरीज के बारे में सेल्फ अवेयर नहीं होंगे तब तक हम डाइट ये नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा ये नहीं करना, क्योंकि दूसरी चीज़ मैं मेरे पेशेंट्स को बताऊँ कि डाइट कंट्रोल इज़ नॉट 100 मीटर स्प्रिंट कि आपने 2 महीने कंट्रोल कर लिया और आपका शरीर क्लीन हो गया। दिस इज अ मैराथन। जब मैं 10 साल तक डाइट कंट्रोल करूंगा तब मुझे 11वें, 12वें, 15वें, 20वें साल में उसके फायदे होंगे। और मैं जितने लॉन्ग टर्म फॉलो करूंगा उतना लॉन्ग टर्म फायदा होगा। अब बहुत सारे अपन पेशेंट देखते हैं कि भाई उसका वजन था 90 किलो, फिर उसने हर्बल लाइफ, चूज टू लूज, ऐसे कोई तो भी अलग अलग चीज़ें ज्वाइन कर ली। 3 महीने में हर्बल लाइफ, हर्बल कॉफ़ी, हर्बल जूस, क्या क्या है वो पी रहा है। एक बार का नाश्ता बंद कर रहा है, एक बार सिर्फ सलाद खा रहा है। 3 महीने में उसने 10 किलो बंद कर दिया।
लेकिन अब ये लाइफस्टाइल वो कितने दिन पाल पाएगा, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, Right. उसके बाद तो नॉर्मल बैक टू पैविलियन आने, और फिर जब वो नॉर्मल शुरू करता है, जो 15 किलो उसने लूज किया, अगले 3 महीने में वो 15 किलो गेन कर लेता है। बिल्कुल। तो बेसिकली द वेट लॉस ये तपश्चर्या है, दिस इज ए लॉन्ग स्टेज प्रोसेस एंड इट्स लाइक अ मैराथन। तो जब आप आधी रोटी से शुरू करोगे, 3 रोटी खा रहे हो, 2.5 रोटी पे आओ, अगले 3 महीने में आप 2.5 रोटी से 2 पे आ जाओगे, और सलाद का वो, ये जब चीज़ें आप साल भर 1-2 साल यूज करोगे, तब स्लोली वेट लॉस होगा, फैट डिपोजिशन कम होगा, योर लिपिड्स विल बी नॉर्मल, योर शुगर एंड बीपी कंट्रोल होंगे, आपकी जो शुगर की गोलियों के प्रमाण है, अगर 3 गोलियां चल रही थी तो 3 से 2 पे आओगे, बीपी की 2 चल रही तो 2 से 1 पे आओगे। ये निगेटिव रिवर्स मेटाबॉलिज्म बॉडी में होगा, और जिससे फैट डिपोजिशन की प्रोसेस स्लो होगी, हार्ट अटैक का प्रमाण कम होगा। तो जो बात है सिर्फ हार्ट अटैक तक सीमित नहीं है, हार्ट अटैक तो एक एंड रिजल्ट है इन सब मल्टीपल चीज़ों का। तो ये चीज़ें पेरिफेरी में प्रोसेस है, आपका डाइट कंट्रोल होगा, आपके रिस्क फैक्टर कंट्रोल होंगे, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस कंट्रोल होगा, तब जाके आपका हार्ट अटैक कंट्रोल होगा। ये ऐसा नहीं कि मैंने 2 महीने खाया और मुझे अटैक नहीं होगा। तो वही समझना जरूरी है, ये हार्ट अटैक ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स के कारण है। ओके सर, जैसे आपने बोला कि वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना चाहिए, अब वो लगता है नॉन वेजिटेरियन आर मोर प्रोन टू हार्ट डिसीजेस। देखो, नॉन वेस्टर्न पॉपुलेशन वो नॉन वेज ही खाते हैं, राइट। आप यूरोप, इधर अमेरिका, कहीं भी चल जाओ, 98% दे ईट मीट ओनली, विदाउट मीट दे कैन नॉट हैव। तो उनको थोड़ी अटैक आ रहे हैं। प्रॉब्लम है जो इंडियन मेथड हम मीट की खाते हैं ना, वो सबसे रॉन्ग है। इंडियन आप मीट कैसे खाते हो, आपको ग्रेवी चाहिए, ऑयल चाहिए, उसमें मसाला चाहिए। आप मीट के पीसेस तो 2-3 ही खाते हो, ऊपर की ग्रेवी के साथ ही रोटी खा रहे हो, ग्रेवी के साथ ही चावल खा रहे हो, जो आप बेसिक ऑयल यूज कर रहे हो, जो ऑयल आप बाहर ढाबे पे खा रहे हो, वही कढ़ाई लगा के रखी, उसमें वही तेल रीयूज हो रहा है। तो आपको नॉनवेज खाना है, खाइए, आप उसे बॉइल्ड करके खाइए, आप तंदूर करके खाइए, जिसमें फैट ऑयल नहीं जाएंगे, और जस्ट यू टेक पीसेस विद दैट। ओके, जो अपनी खाने की मेथड है वो रॉन्ग है। ओके, तो बेसिकली नॉनवेज को तेल के साथ में, ज्यादा तेल के साथ में कुक बॉइल करना, कुक करना है कि पानी में बॉइल करके खाइए ना। राइट। तो कुकिंग मेथड चेंज करनी चाहिए। जो अपने को पसंद है, अपने को नॉनवेज क्यों पसंद है, अपने को ग्रेवी पसंद आती है उसकी, स्पाइसी तेल की, और जो बेसिक प्रॉब्लम है उसमें ही है। ओके, ग्रेवी में जब दाल भी खाओगे तो तड़का दाल चाहिए, सादी दाल नहीं चाहिए। ऊपर से तेल डाल रहा है गरम करके, ऊपर से चटनी डाल रहा है, वो चीजें हार्म कर रही है। राइट। ओके, तो ये जो इंडियन मेथड है वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। बाहर जाइए, लोग ऐसा कोई भी कभी कभार टेस्ट के लिए साल में एक बार वो लोग आ जाएंगे इंडियन करी खाने के लिए, राइट, बट डे एंड नाइट वी आर ईटिंग सेम करी। बिल्कुल। ओके सर, मुझे और एक क्वेश्चन डाइट के बारे में पूछना है। लाइक अभी जिम कल्चर बहुत बढ़ रहा है, मुझे लगता है अमरावती में भी बहुत लोग जिम जाते हैं। तो सर सप्लीमेंट्स आते हैं, एकदम बॉडी बिल्डर्स लोगों को जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सप्लीमेंट्स की वजह से हो रहा है या फिर क्या रीजन है इसके पीछे? देखो, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जिम में हार्ट अटैक आने के, दिस इज नॉट अ सिंगल फैक्टरी कॉज, सिंगल कॉज। अब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब जैसे जिम मैंने लगाई है, अब मैं जिम लगा रहा हूँ, 8-15 दिन मैंने जिम की, अपने को क्या लगता है मैंने जिम ज्वाइन की ना 15 दिन में मेरे डोले शोले हो जाए, नहीं होते। इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। फिर क्या होता है, यू गो टू ट्रेनर, भाई मेरे ये नहीं बन रहे, तो ट्रेनर क्या करेगा, तुम प्रोटीन ही नहीं खा रहे, तुम इतना प्रोटीन, तो यू आर टेकिंग एक्सेस प्रोटीन। अब जो प्रोटीन वो दे रहे कि सही में उसमें ऑथेंटिक प्रोटीन कितना, यू रियली डोंट नो, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट है। 90% 95% प्रोटीन्स करके वो ले रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिम में एक्सरसाइज करने वाले पेशेंट जो एक्सेस प्रोटीन ले रहे हो, हमारे पास ओपीडी में आ रहे हो किडनी फेलियर विथ एक्सेस हाइपरटेंशन, यानी उनको जो पहले से ब्लड प्रेशर नहीं था वो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये जो आउटसाइड प्रोटीन है, एक्सेस प्रोटीन है, वो डेफिनेटली हानिकारक है। जब अगर आप नॉर्मल हो तो आप नॉर्मल चीज़ें लीजिए, आप रेडी रोज के 2 एग्स खाइए, 3 एग्स खाइए, आप स्प्राउट्स खाइए, आप पनीर खाइए खाने में। अगर आप मीट खाते हो तो आप जस्ट बॉइल्ड में मीट लीजिए, दैट विल प्रोवाइड यू इनफ ऑफ द प्रोटीन, यू डोंट हैव टू टेक द एक्सेस प्रोटीन। तो सप्लीमेंट तो भी सप्लीमेंट अगर ले रहे तो थोड़ा बहुत लेने में हरकत नहीं, लेकिन मैक्सिमम सप्लीमेंट शुड बी दिस। अब सेकंड जो इशू है कि जिम में ये क्यों आ रहा है, जो चीज़ देखने में जिम में जा रहे हैं लोग ना, वो मोर ऑफ कल्चर हो गया। अरे जैसे मैं जिम में गया, मैंने 40 किलो उठाया, मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया, मैं 40 किलो के डंबल कर रहा हूँ, मैं 50 किलो का मैंने ये मारा, मैंने वो मारा। अब जो सेकंड पर्सन कर रहा है उसकी वो कैपेसिटी भी नहीं है, लेकिन वो बस व्हाट्सएप स्टेटस, सोशल स्टेटस डालने के लिए ही इज डूइंग दैट। बॉडी क्या है कि आदत की गुलाम है।
अगर आपके शरीर को पहले से आदत है एक्सरसाइज करने की तो आप 5 किलो डंबल से 7.5 किलो पे चल जाओगे, 7.5 से 10 पे चल जाओगे, 10 से 12.5, लेकिन आप 5 से 12.5 पे जाओगे। आप पहले दूसरे दिन ही बोलोगे कि मैं एकदम 12.5 उठा के करूंगा, तो योर बॉडी विल गेट फटीग। हार्ट अटैक कब आता है? जब एक्सेस में कोई एक्टिविटी होती है। जैसे आपको चलने फिरने की एक्टिविटी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, और आप डायरेक्ट मैराथन में दौड़ रहे। हर मुंबई मैराथन में 8 से 10 पेशेंट हार्ट अटैक से मरते हैं। क्योंकि उनको घूमने की आदत नहीं, और एक ही दिन में आप एक्सरसाइज कर रहे हो, 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर दौड़ रहे हो। जिम में भी वही हो रहा है, उसने अभी तक प्रॉपर ये नहीं किया। जिम में आप प्रॉपर वार्म अप नहीं करोगे, स्ट्रेचिंग नहीं करोगे, स्लोली हार्ट को आदत नहीं लगाओगे एक्सरसाइज की, और सडनली एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं करेगी। कोई चीज जिथे अति तिथे माती। बराबर। जो चीज आप अति करोगे वो शरीर सहन नहीं करेगा, क्योंकि शरीर आदत का गुलाम है बस। अब आप आदत लगाओ, ओवर द पीरियड 1 ईयर 2 ईयर यू विल बी मैराथन रनर। अगर आज मैं शुरू करूंगा, लेकिन मैंने आज शुरू किया और मैं बोलूंगा कि मैं 15 दिन में 11 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो तुम्हारा शरीर टॉलरेट नहीं करेगा, तुम्हारा हार्ट टॉलरेट नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एंड्योरेंस। कितनी एक्टिविटी सहन करना है हार्ट को, वो आदत पे डिपेंडेंट करेगा। तो आप ओवर द पीरियड रेगुलर करोगे, 4 किलोमीटर चला, फिर 5, फिर 6, फिर बीच में हफ्ते में 2 दिन में 8 किलोमीटर कर रहा हूँ, फिर उतना सहन हो रहा, फिर हफ्ते में 1 दिन मैंने 10 कर ली, लेकिन बाकी के दिन में 4 और 6 कर ही रहा हूँ। स्लोली ऐसा करके बिल्डअप कर रहा हूँ, तब जाके मैं 21 किलोमीटर तक पहुंच रहा हूँ। और जब मैंने 21 किलोमीटर कर ली, और वो भी डेली नहीं, हफ्ते में 15 दिन में एक बार, फिर डेली तुम 6-8 करके ग्रेजुअली ये करो। और ये आपको ये समझ में उसे टॉलरेट हो रहा है क्या? मेरे साथ जो दौड़ रहा है उसे टॉलरेट हो रहा है, इसका मतलब ये जरूर नहीं कि मुझे भी वो चीज टॉलरेट हो जाए। बिल्कुल नहीं। आपको आपसे खुद से आपको ऑनेस्ट रहना, भाई नहीं हो रहा है। इसके लिए स्मार्ट वॉच देखो, आपका हार्ट रेट मॉनिटर करते रहो कि कितनी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। अगर मैं टारगेट हार्ट रेट क्रॉस कर रहा हूँ, यानी मैं 40 साल का हूँ और मेरी भागते वक्त हार्ट रेट 180 के ऊपर जा रहा है, तो इट्स नॉट एट ऑल अलाउड, यू आर नाउ गोइंग इनटू डेंजर जोन। इस चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ता है। हार्ट रेट मॉनिटर की मैं किस लेवल तक की एक्टिविटी मेरा शरीर टॉलरेट करे। अगर 200 बार हार्ट पंप करेगा, फेल हो जाएगा ना। हार्ट जो अपना 70-80 अपन हार्ट रेट बोल रहे हो, वो 1 मिनट में 70 बार पंप कर रहा है। बराबर। यानी 0.8 सेकंड में एक बार हो रहा है। अगर वो 200 बार हो रहा है, यानी 1 सेकंड में 3 बार हार्ट, यानी 0.3 सेकंड में वो क्या पंप करेगा। तो इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। और ग्रेजुअली अपने को, तो ये जो जिम का अटैक आने का मेन वही है कि एक्सेस प्रोटीन, आपकी बॉडी कंडीशन नहीं है, स्टिल यू आर डूइंग एक्सेस ऑफ द एक्टिविटी, और इसमें सिम्टम्स निगलेक्ट भी होता है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ी एक्टिविटी बढ़ा रहे तो एकदम अटैक कभी भी नहीं आता। थोड़ा आपको स्टार्टिंग में कुछ तो सिम्टम हो गया, मुझे थोड़ा फास्ट दौड़ रहा हो तो हल्का मुझे पेन हो रहा है, मेरी सांस फूल रही है, आप निगलेक्ट करते हो उसको। अब प्रॉब्लम जो मर गया वो थोड़ी बताने वाले, मुझे पहले तकलीफ होती थी, लेकिन सडनली अटैक आने के बहुत रेयर चांसेस है। देयर आर ऑलवेज वार्निंग साइंस, खाली यू शुड कैच दैट अर्ली, यू शुड डू अ ग्रेजुअल एक्सरसाइज। आप जिम में करो, आप बाहर करो, लेकिन ग्रेजुअल करो। आपको समझना चाहिए मुझे इतना सहन हो रहा है और उतना, और मॉनिटर योर हार्ट रेट आल्सो, और स्लोली आदत लगाओ। ये एक नाइट का खेल नहीं कि एक बार कर लिया और हो गया, ये तपश्चर्या है। स्लोली करोगे उतनी आदत लगेगी। डेफिनेटली। मुझे ब्लॉकेजेस है, तो व्हाट आर सम सिम्टम्स कि मुझे अभी जाना चाहिए डॉक्टर के पास में, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है हार्ट के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है सडन ऑनसेट पेन। मैं 8 बजे ठीक था और 8:02 को मुझे सीवियर तकलीफ होना शुरू। सडन ऑनसेट पेन, सीवियर पेन, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसी तकलीफ की मैंने अभी तक लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की। उसके साथ दूसरी तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, मुझे चक्कर आ रही है, मुझे धड़धड़ी हो रही, मेरी सांस फूल रही है। तो ये ऐसे सिम्टम्स है कि इसे तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। इमीडिएटली आपको एटलीस्ट बाजू में जो ये एमडी डॉक्टर है वहाँ पे जाके एटलीस्ट एक ईसीजी कराओ, लेट हिम असेस यू। ये तकलीफ को जो इंडिया में हो रहा है कि ये जो तकलीफ है ना, एसिडिटी, इनो ले, ये ले, वो ले, और इसमें जो इनिशियल गोल्डन आवर रहता है, कभी हार्ट अटैक में द फर्स्ट आवर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितने जल्दी हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट शुरू होगी उतने बचने की चांसेस बढ़ जाएगी, उतना हार्ट का डैमेज कम होगा। सो द फर्स्ट आवर इज गोल्डन आवर। तो आप एक गोल्डन आवर को मिस करोगे और जितना लेट जाओगे उतने कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाएगी। तो मेनली चेस्ट पेन, अब चेस्ट पेन भी अलग अलग होता है, जो हम बोलते हैं रेट्रोस्टर्नल हेवीनेस, जो मराठी में वजन ठेवले, छातीला कोणी दाबते, कोई तो मेरे सीने पे दबा रहा है, किसी ने मेरे सीने पे पत्थर रख दिया, दैट इज ए हेवीनेस। किसी को बर्निंग होगी, जलन होगी। समटाइम द सिम्टम्स विल स्प्रेड टू योर बोथ ऑफ द शोल्डर, कभी पीठ में जाएंगे,
कभी जॉ की तरफ भी जा सकते हैं, कभी सिर्फ लेफ्ट शोल्डर में ही दर्द होगा। और कभी किसी को जो इम्पोर्टेंट है सर गैस अटक गया, मुझे गैस निकल ही नहीं रहा है, गैस अटके जैसे लग रहा है, पेट फूला हुआ लग रहा है, डकार ही नहीं आ रही, समटाइम ये सिम्टम्स भी तुम्हारे हार्ट अटैक के हो सकते हैं। तो जो कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम्स हो जो आपको कभी हुए नहीं, जो सीवियरिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, रूटीन से ज़्यादा लग रही है, एसोसिएटेड आपको पसीना धड़धड़ी ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है, तो उसे निगलेक्ट मत कीजिए। नज़दीक के बाजू के हॉस्पिटल में जाके बेसलाइन ईसीजी करा लीजिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट ले लीजिए। कभी कभी पहला ईसीजी नॉर्मल हो के आधी घंटे के बाद सेकंड ईसीजी में चेंजेस आ सकता है, तो आपको डॉक्टर अगर बोलते कि रुकना है 2-4 घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए, तो उनकी सलाह मानिए, अपना दिमाग मत लगाइए। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो आजू बाजू में उनके फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड्स है, तो वो कैसे हैंडल करे पेशेंट को? देखो, जब तक आप ईसीजी नहीं देखोगे आपको ये कंफर्म नहीं होगा हार्ट अटैक हो रहा है। राइट। आपके पेशेंट को बस दर्द हो रहा है, मे बी अगर वो हार्ट अटैक का पहले से पेशेंट है तो उससे समझ जाएगा, क्योंकि हार्ट अटैक में क्वालिटी ऑफ पेन चेंज नहीं होती। कि अगर कोई पेशेंट है जैसे ऑलरेडी एक बार 2 साल पहले अटैक आके गया और उसे वापस दर्द हो रहा है, तो खुद बताएगा ये दर्द 2 साल पहले जैसा ही है। तो आपको समझ जाना है भाई ये हार्ट अटैक का ही पेन है। अब हार्ट अटैक का पेन है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको नज़दीक के हॉस्पिटल में जाना है, जहाँ पे 24/7 आईसीयू केयर है, पे डॉक्टर्स है, और हो सके तो यू शुड रीच टू सच ए स्पॉट जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, क्योंकि हार्ट अटैक की जो बेस्ट ट्रीटमेंट जिसमें अपन आगे आएंगे वो कार्डियोलॉजिस्ट के हाथ के थ्रू ही होगी। तो अगर घर पे आप है तो बहुत ज़्यादा पेशेंट को पहले इमोशनली काम डाउन कीजिए। अगर सॉर्बिटेट की गोली घर पे है तो सॉर्बिटेट एक गोली आती है, वो आप जबान के नीचे रखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखिए एक बार सॉर्बिटेट दे दिया आपने तो पेशेंट को डायरेक्ट खड़ा नहीं करना है, क्योंकि सॉर्बिटेट से बीपी आपका ड्रॉप होता है। बहुत बार सॉर्बिटेट दे के पेशेंट को खड़े कर देते, बीपी ड्रॉप होता है, उनको अंधेरा चक्कर आती है। घर पे अगर डिस्प्रिन की गोली होगी या एस्प्रिन की गोली होगी तो 2 एस्प्रिन की गोलियाँ कूट के पाउडर करके पेशेंट को दे दीजिए, एक सॉर्बिटेट की गोली दे दीजिए और इमीडिएटली अस्पताल पहुंच जाइए। ओके। कौन से जगह पे हॉस्पिटल्स नहीं रहते, लाइक गाँव वाले एरियाज में जहाँ पे एक्सेस हॉस्पिटल का एक्सेस इतना नहीं रहता है, तो वो टाइम पे हार्ट अटैक आने के बाद में क्या रिस्पांस देना चाहिए? विदाउट ईसीजी आप हार्ट अटैक डायग्नोज नहीं कर सकते। ओके। अगर आप पेरीफेरी में हो तो आपको ऐसे जगह जहाँ पहुँचना पड़ेगा जहाँ एटलीस्ट ईसीजी की फैसिलिटी अवेलेबल। ओके। नज़दीक के डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर, वो तो भी हर एरिया में कोई ना कहीं कोई ना कोई अवेलेबल रहता है। अब बहुत ही इंटीरियर है तो उसे कुछ कर ही नहीं सकते। उन्हें सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर ये चीज़ कब रहती है? जब हार्ट बंद हो गया। ये बहुत बड़ा, अभी इस पॉइंट पे मैं आता हूँ, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक ये 2 चीज़ें डिफरेंट है। ओके, व्हाट्स द हार्ट अटैक यानी आपके हार्ट की नस बंद हो गई है, हार्ट को खून नहीं मिल रहा है लेकिन हार्ट चल रहा है। ओके। हार्ट अभी भी बंद नहीं हुआ है आपका हार्ट चल रहा है, पेशेंट कॉन्शियस है, पेशेंट बात कर रहा है, ये हार्ट अटैक है। कार्डियक अरेस्ट यानी अरेस्ट, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। ओके। आपका हार्ट कुछ भी काम नहीं कर रहा है, अनकॉन्शियस। 30 सेकंड 60 सेकंड हार्ट ने काम नहीं किया तो ब्रेन को खून नहीं मिलेगा, या ब्रेन को खून नहीं मिला तो पेशेंट अरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट जानने के लिए जो 3 चीज़ें रहती है, सबसे पहले पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा, आपको उससे बात करना है, भाई काका उठा के देखना है उठ रहा है क्या, रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है। सेकंड, आपको उनके नाक के पास 2 फिंगर ले जाके देखना है कि वो सांस ले रहा है। अगर पेशेंट सांस ले रहा है आपके नाक के पास आपको ब्लो आएगा, राइट। अगर ब्लो नहीं आ रहा है मतलब वो सांस नहीं ले रहा है। फिर तीसरी चीज़ देखना है उसका हार्ट चल रहा है क्या। हार्ट चल रहा है कैसे पता चलेगा? नसें, पेरिफेरल पल्सेस, ऐसे होते रेडियल इस पेरिफेरल पल्सेस में नहीं जाना, बड़ी नसों के पास जाना है, जैसे कि कैरोटिड आर्टरी। ये जो अपना जो सेंटर में लैरिंग्स रहता है उसके 2 साइड में 2 कैरोटिड आर्टरीज है। तो आपको एक साइड की कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे आप 3 फिंगर रखोगे तो अपने को पल्सेशन लगेंगे, राइट। अगर उसके पल्सेशन भी नहीं, नाउ ही इज अ कार्डियक अरेस्ट बिकॉज हिज हार्ट इज स्टॉप्ड, ही इज नॉट ब्रीदिंग एंड ही इज अनकॉन्शियस। राइट। जो कार्डियक अरेस्ट है उसे सीपीआर देना है। ओके। जो हार्ट अटैक है उसे सीपीआर नहीं देना, तुम डैमेज कर दोगे। क्योंकि सीपीआर में आप ऊपर से प्रेशराइज कर रहे हो, यू कैन फ्रैक्चर द रिब्स। ओके। इसलिए सीपीआर इज गिवन एज अ लाइफ सेविंग मेजर कि वो मर रहा है पेशेंट, उस समय जिंदा रहने का एक प्रयास करो। राइट। दैट इज अ सीपीआर फॉर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के टाइम में सीपीआर देना चाहिए जब वो अनकॉन्शियस हो। हाँ, ये 3 चीजें नहीं है। अनकॉन्शियस, सिर्फ अनकॉन्शियस नहीं, अगर तुम्हें लकवा है तो तुम अनकॉन्शियस रहोगे, अगर तुम्हारी हार्ट नहीं चल रहा है और तुम ब्रीथ नहीं ले रहे तो तुम्हें सीपीआर देना है। ओके।
इसके लिए दो चीज़ें चेक करना ज़रूरी है कि आप ब्रीथ ले रहे हो, आप एयर ब्लो देखिए, या फिर दूर से आप उसके चेस्ट के पास देखोगे तो चेस्ट की मूवमेंट हो रही है क्या, नहीं हो रही है। अगर मूवमेंट हो रही है उसके रेस्पिरेशन चल रहा है, आपको ब्लो भी समझेगा। और फिर आपको पल्स देखना है, कैरोटिड आपको लग रही है तो उसका हार्ट चल रहा है, रिलैक्स, आपको सीपीआर नहीं देना है, हॉस्पिटल में ले जाना है। अगर कैरोटिड नहीं मिल रही तो फिर सीपीआर देना है, क्योंकि अब हार्ट चल रहा है तो नस लगेगी। हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट ने ब्लड पंप किया कि नस में से जाएगा, राइट, नस में से जाएगा, आपको फील होगी नस उड़ेगी। बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है कि सीपीआर इज गिवन इन अ केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ओके, हाँ, हार्ट अटैक का पेशेंट कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ओके, अटैक आया, राइट, अब वो कभी बंद हो सकता है, बिल्कुल। तो इसके लिए आपको जल्दी अस्पताल में पहुंचना है कि वो बंद ना हो। और अगर बंद हो गया, नाउ हार्ट अटैक हैज बीन कन्वर्टेड टू कार्डियक अरेस्ट, तब आपको सीपीआर देना है। ओके, तो हार्ट अटैक इज वन ऑफ द कॉज फॉर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मल्टीपल रीजन में होगा। आपको बड़ा लकवा है तो कार्डियक अरेस्ट होगा, आप डूब गए तो आपको कार्डियक अरेस्ट होगा, आपको लंग इंजरी हो गई तो आपको कार्डियक अरेस्ट होगा, या हार्ट को इंजरी तो कार्डियक अरेस्ट होगा, आपको एक्सीडेंट हो कि बहुत ज्यादा ब्लड चला गया तो आपको कार्डियक अरेस्ट होगा। ओके, कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स रहते हैं हार्ट अटैक के, प्लीज मुझे बताइए। देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आज इस पे अपन थोड़ा गहन तरीके से डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज ही बहुत जनरल पॉपुलेशन और बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर भी मैं बोलूँगा कि वो इस बारे से उतने ठीक से नहीं जानते। देखिए, जो हार्ट अटैक की बेसिक प्रोसेस क्या है कि आपकी जो रक्त वाहिनी है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। जैसे हार्ट में हार्ट है, उसकी अलग अलग नसें अलग अलग एरिया को सप्लाई करती है। तो जो 3 मेन नसें, उसमें से एक नस बंद हो गई, वो जितने एरिया को सप्लाई कर रही है उस एरिया का सप्लाई बंद हो गया। तो उस एरिया का सप्लाई हार्ट का बंद होने के कारण उस हार्ट का हिस्सा डैमेज हो रहा है। और हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में कभी भी हम बोलते हैं टाइम इज मसल, क्योंकि हर एक मिनट के डिले में आपकी बहुत सारी मांसपेशियां डैमेज होना शुरू हो रही है। तो जितने जल्दी आप हार्ट की नस बंद है उसे खोलोगे, उतने जल्दी आप मैक्सिमम हार्ट का हिस्सा बचा पाओगे। तो दैट इज अ टाइम इज मसल। तो इसके लिए ट्रीटमेंट जो पहले के ज़माने में 8-10 साल पहले, जैसे अमरावती में भी मैं 2016 में, उसके पहले कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था। तो जब कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं थे तो जो इनिशियल ट्रीटमेंट होती थी उसे हम थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस यानी एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि जो क्लॉट अंदर बना है नस में वो डिसॉल्व हो जाए और हार्ट की नस खुल जाए। लेकिन ये जो थ्रोम्बोलाइसिस जो इंजेक्शन देते हैं उसमें भी अलग अलग प्रकार आते हैं, जो 2 या 2,500 का स्ट्रेप्टोकाइनेस भी आता है और 40 से 50,000 का टेनिक्टेप्लेस भी आता है। उतने उनके प्राइस में वेरिएशन है। इन दोनों की एक्शन में भी डिफरेंसेस है। स्ट्रेप्टोकाइनेस का एक्शन सिर्फ 35% लोगों में होगा, यानी 100 लोगों में आपने दिया तो सिर्फ 35% लोगों में वो क्लॉट डिसॉल्व करेगा। और जो 50,000 वाला टेनिक्टेप्लेस देंगे वो 60 से 65% पेशेंट में क्लॉट डिसॉल्व करेगा। यानी वो इंजेक्शन देने के बावजूद भी 35 से 40% पॉपुलेशन ऐसी है कि उनकी नसें नहीं खुलेगी और उनको इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी लगेगी। लेकिन जो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करने तक समय बहुत निकल गया रहता है, हार्ट को डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ रहता है, तो इसके लिए उस पॉपुलेशन में डेथ के प्रमाण बढ़ जाते हैं। तो ये जो फिर जब कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, जैसे हमने 2016 में रेडिएंट हॉस्पिटल खोला और यहाँ पे हमने जो आधुनिक सुविधा है कैथलैब सिस्टम वो शुरू की। तो कैथलैब सिस्टम क्या है? कैथलैब एक हाईली मॉडिफाइड हायर एंड एक्सरे यूनिट है, जिस एक्सरे यूनिट में हम एंजियोग्राफी की प्रोसेस कर सकते हैं। तो व्हाट इज एंजियोग्राफी? यानी कोई भी नसों की जो ब्लड वेसल है उनको विजुअलाइज करना एक्सरे के तरीके से, उसे एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो हार्ट की एंजियोग्राफी को कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं, किडनी के इसको रीनल एंजियोग्राफी, पेरिफेरल नसों के एंजियोग्राफी को पेरिफेरल एंजियोग्राफी, ब्रेन के वेसल को ब्रेन 4 वेसल डीएस एंजियोग्राफी, ऐसे अलग अलग नाम है उस एरिया पे से। तो जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है ऐसे जगह पे अगर हार्ट अटैक का पेशेंट आया तो उनको हम डायरेक्टली लेते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यानी उनको इंजेक्शंस नहीं दिया जाएगा, उनको कैथलैब में ही डायरेक्ट शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ पे तुम देखोगे कि कौन सी नस बंद है और उस नस को तो आप बलून और वायर और इसके हिस्से वो क्लॉट निकालोगे
और वहाँ पे ब्लॉक होगा तो ब्लॉक को निकाल के स्टेन डाल के वो ब्लड फ्लो इस्टेब्लिश करोगे। यानी बेसिक जो ट्रीटमेंट अपने को करना है कि खून बनता हार्ट का, वो खून शुरू करना है जिससे मिनिमम डैमेज हो, हार्ट के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कम हो। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। और उसका सक्सेस रेट बेस्ट अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस सर्जन के पास नियर अबाउट 95% सक्सेस रेट रहता है। यानी 100 में से 95% हार्ट अटैक में आप नसें खोलती हो, 100% कहीं भी नहीं है। कितने भी आप ट्रेंड पर्सन क्यों ना हो, कोई भी हार्ट अटैक में 5% डेथ होने के कभी भी चांसेस है ड्यूरिंग ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन। तो इसके लिए हार्ट अटैक आए तो 100% जान कहीं भी नहीं बच सकती। यू गो टू यूएस, कहीं भी जाओ 5% चांस रहेगा। लेकिन वो 95% में आने के लिए अगर आपकी इमीडिएट एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी अगर पॉसिबल है तो दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि उसके एक्यूट नहीं, आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी अच्छे हैं। क्योंकि आपकी नस जल्दी खुल गई तो हार्ट को डैमेज कम रहेगा, तो आपकी हार्ट की पंपिंग है वो बरकरार रहेगी। हार्ट की पंपिंग बरकरार रहे तो आप आगे फ्यूचर लाइफ में आपका चलना फिरना अच्छा रहेगा, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी अच्छी रहेगी। कोई अगर बड़ा अटैक आया, लेट से नस खुली, हार्ट को डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको डेवलप होगा हार्ट फेलियर। मेरे ख्याल से अगले कुछ सवालों में अपन हार्ट फेलियर क्या है उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिकली जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आपको है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। इसलिए अगर आपके किसी भी परिचित को हार्ट अटैक आए तो ट्राई टू रीच टू अ प्लेस वेयर फुल टाइमर कार्डियोलॉजिस्ट इज अवेलेबल। उनके साथ उनकी कैथ लैब अवेलेबल है, उनकी आईसीयू टीम। क्योंकि हार्ट अटैक अगर रात को 2 बजे आए तो हम 2:30 बजे पेशेंट की एंजियोप्लास्टी करने आते हैं, क्योंकि उसमें मैं जितने जल्दी एंजियोप्लास्टी करूंगा उतने जल्दी मैं उसकी जान बचाऊंगा। राइट। तो एंजियोग्राफी इज बेसिकली स्कैन करना हार्ट को। स्कैन यानी क्या रहता है कि हम कैथेटर हार्ट की नसों तक ले जाते हैं और उसमें रेडियो ओपेक डाई डालते हैं। वो डाई जब ब्लड वेसल से ट्रैवल करता है तब हम उसके एक्सरे में उसकी इमेजेस लेते हैं। ओके। तो इससे अपने को पूरा रास्ता पता चल जाता है, अलग अलग एंगल में हम उसकी इमेज लेते हैं तो उसकी हमें पूरी एनाटॉमी पता चल जाती है। और नस कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ पे उसमें ब्लॉक है, कितना % ब्लॉक है, एक ही जगह है, 2 जगह है, एक ही नस में है, तीनों नस में है। तो उसमें से भी ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि भाई एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। जो ब्लॉक निकालने की प्रोसीजर है उसे एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अगर मल्टीपल नसों में ब्लॉक है तो फिर ऐसे पेशेंट के हम बाईपास करवाते हैं, जिसमें वो ओपन हार्ट होके जो ब्लॉक है उसको बाईपास करके नई नसें अपन नीचे से कनेक्ट करते हैं। तो ये उसकी ट्रीटमेंट है। तो ये कौन सी ट्रीटमेंट कराना है, इसका इलाज, इसका निर्णय आपका एंजियोग्राफी के इस पे से होगा। ओके। स्लीप क्वालिटी का हार्ट पे क्या इम्पैक्ट है सर? मैं जो सब जने बड़े बुजुर्ग भी अपने बोलते हैं कि रात को आपको 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। जब आप 16 घंटे काम कर रहे हो और 7 से 8 घंटे आप नींद ले रहे हो तो आपके जो पॉजिटिव हार्मोन्स है बॉडी के वो रिलैक्स हो जाते हैं। आपका जो लीवर है वो अच्छे से चीज़ें मेटाबोलाइज कर सकता है। राइट। और जो ब्रेन को शांति है वो मिलती है, आपके हार्ट के मसल्स को शांति मिलती है। तो इन सब चीज़ों से अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। जब आपकी स्लीप अच्छी नहीं रहती तो ये सब चीज़ें रिवर्स में हो जाएगी। यानी आपका जो बेसलाइन ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता रहेगा, आप ऑलवेज स्ट्रेस में रहोगे। जब तक आपका ब्रेन को नींद नहीं मिली है आपका ब्रेन अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। आप ऑलवेज स्ट्रेस में रहोगे, आपका हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। लीवर प्रॉपर अपना मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा है। लीवर जब अपन सोते हैं तो जो बुरी चीज़ें हैं उसे ब्लड में से निकाल के मेटाबोलाइज करके उसे निकाल देता है। लीवर जब ये चीज़ें प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म नहीं करता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह इनका प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे ही इनका प्रमाण बढ़ेगा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड, आपकी जो वर्क इफिशिएंसी वो कम होगी। अगर आप 7 घंटे अच्छे से नींद ले रहे हो तो आप अगले 16 घंटे अच्छे से काम कर पाओगे। वर्क इफिशिएंसी कम होगी तो उससे स्ट्रेस बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, चिड़चिड़ बढ़ेगी और ये बढ़ के वापस बीपी। यानी ये सब एक चीज़ दूसरे को, दूसरी चीज़ तीसरे को लिंक्ड है। और स्लोली फिर ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में रह के जो पहले अपन ने डिस्कस किया वो एथेरोस्क्लेरोसिस को जन्म देगी, जो अटैक को जन्म देगा। तो इसके लिए 7 to 8 आवर्स स्लीप जरूरी है, जिससे कि 16 घंटे आप अच्छे से काम करें शरीर के लिए। पूछना है कि अल्कोहल और स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है अपने हार्ट पे और कैसे इफेक्ट होता है? अगर दोनों को आप कंपेयर करोगे कोई लोग हंसेंगे। अगर पेशेंट मुझे बोलता है सर मुझे दोनों में से एक ही चीज़ लेना है तो मैं बोलूँगा भाई तू स्मोकिंग मत कर, अल्कोहल ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्कोहल के इम्पैक्ट नहीं, तो इसमें मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा स्मोकिंग। जैसे मैंने पहले ही बताया निकोटिन बहुत घातक है शरीर के लिए। वो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस फास्ट करता है। सडन प्लाक रप्चर यानी जो ब्लॉक 20% था सडनली 80-90% होने के कारण
ये निकोटीन है, तो निकोटीन जिस फॉर्म में भी शरीर में जाएगा उतना घातक रहेगा, जैसे स्मोकिंग, टोबैको, खर्रा, ये सब चीज़ें हो गई। अगेन निकोटीन से 20 से 22 प्रकार के अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं जो शरीर में हो सकते हैं। तो स्मोकिंग इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। कोई पेशेंट आता है तो उसे हम पहले बोलते हैं कि स्मोकिंग बंद कर। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, यानी जिसे ऑलरेडी 2 रिस्क फैक्टर है और उसके साथ वो स्मोकिंग कर रहा है, तो 1+1 2 नहीं होते, 1+1 11 होते हैं मेडिकल साइंस। यानी स्मोकर विद डायबिटिक, उनके 10 टाइम्स चांसेस बढ़ जाएंगे हार्ट अटैक आने के, एज कम्पेयर टू वो सिर्फ स्मोकर या डायबिटिक है। और दोनों साथ में रहे तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो निकोटीन इज़ वेरी डेंजरस, स्मोकिंग इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। और जिनको हार्ट अटैक के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है और ये, तो उन्होंने स्मोकिंग है, जिनको हार्ट अटैक आके गए, ही शुड स्टे अवे फ्रॉम निकोटीन इन एनी फॉर्म। अब रही अल्कोहल की बात, अल्कोहल जब एक्सेस में होता है, यानी आप 2 to 3 पैक से जब अल्कोहल ज़्यादा होता है तो आपका हार्ट रेट बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। हार्ट रेट बढ़ने से हार्ट में रिदम प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमिया। अल्कोहल से लीवर पे इम्पैक्ट होता है, लीवर पे इम्पैक्ट होने के कारण वापस मेटाबॉलिज्म आपका अफेक्ट हो जाएगा। और अल्कोहल के कारण डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाता है, क्योंकि लोगों का खाना बिगड़ जाता है, एक्सेस क्वांटिटी चल जाती है, गोलियां समय पे नहीं ली जाती, तो डायबिटीज़ अनकंट्रोल का होता है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होता है। तो अल्कोहल डायरेक्ट अगर डेली लेने वाला है तो अल्कोहल के डायरेक्ट बहुत इम्पैक्ट है। अगर कोई जब महीने में ले रहा है, उसमें से रेड वाइन और वो भी स्मॉल क्वांटिटी में अगर कंज्यूम कर रहा है, तो उसके उतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बट रेगुलरिटी एंड मच मोर क्वांटिटी, ये 2 चीज़ें जब अल्कोहल के साथ रहेगी तो इट विल कॉज मच मोर डैमेज। तो इसके लिए ये दोनों ऐसे, बट फ्रैंकली यू शुड नॉट टेक एनीथिंग। कोई सोशल अगर ये कर रहा है और वो बोल रहा है भाई मैं स्मोकिंग बंद करके करूँगा महीने में एक बार, मैं बोलूँगा ठीक है भाई तू वो कर, लेकिन स्मोकिंग मत कर। स्मोकिंग तो ऑफ द लिस्ट है, वो तो चलेगा ही नहीं। राइट। किसी को डर लगता है कि हार्ट अटैक ना आ जाए या हार्ट डिसीज ना हो जाए, तो ऐसे पर्सन को कौन से चेकअप कराने चाहिए? जो मैं हर जगह हेल्थ अवेयरनेस में जाता हूँ तो सबको यही बोलता हूँ कि इंडिया में जो आजकल देखा जाता है कि प्यास लगने के बाद हम कुआं खोदने के लिए निकलते हैं, कि जब अटैक आ गया हम उसकी ट्रीटमेंट के बारे में निकलते हैं। देखो अटैक आए तो सब जने ट्रीटमेंट करने वाले। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे क्या प्रोबेबिलिटी है कि अटैक आने की, मैं कितने पानी में खड़ा हूँ, मेरे फ्यूचर क्या है, कि मुझे किस चीज़ के लिए कितना एग्रेसिवली जाना है। इसके लिए मैं जो सब लोगों को बोलता हूँ कि हेल्थ चेकअप अपना रेगुलर कराते रहिए। आफ्टर एटलीस्ट अगर आप 40 से नीचे हो तो 2-4 साल में एक बार तो भी हार्ट का ECG, इको, ब्लड टेस्ट से करा लीजिए। अब स्पेसिफिक अपन जब आते हैं कि हार्ट अटैक के बारे में जानने के लिए क्या जांच करना चाहिए, कि मुझे कितने प्रोबेबिलिटी के हार्ट अटैक हो सकता है, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस टेस्ट एंड 2D इको। अब इसमें मैं एक मिथ बहुत ज़्यादा डिस्कस करना चाहता हूँ जो मुझे हर बार ओपीडी में आती, कि सर चेस्ट पेन होता है लेकिन मेरा ECG तो नॉर्मल था सर, तो भी मुझे फिर और 8 दिन बाद मुझे अटैक आ गया। ऐसे कैसे? जो आपका बेसलाइन ECG हो रहा है वो कब होता है? जब आप आराम से लेटे हो, रेस्ट कर रहे हो। जो पहले कंसेप्ट मैंने बताया कि हार्ट रेस्ट कर रहे हैं, हार्ट रेट आपका एकदम लो है, 60-70 है, तब आप ECG निकाल रहे हो। तो जब तक आपको हार्ट अटैक नहीं आया हुआ होगा उस वक्त के सिवा रेस्ट ECG का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है और आप ECG कर रहे हो और उसमें हार्ट अटैक दिख रहा है तो बस उतना महत्व है। अगर रूटीन पेशेंट सिर्फ ECG करा रहा है तो उसका कुछ भी महत्व नहीं। तो रूटीन पेशेंट को हार्ट अटैक है कि नहीं जानने के लिए, आने के चांसेस है कि नहीं जानने के लिए जो टेस्ट जरूरी, उसे हम बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। तो ट्रेडमिल टेस्ट है ना स्ट्रेस टेस्ट। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट को चला रहे हैं। पेशेंट को हम कितना चला रहे हैं, जो मैंने पहले मेरे अपने इसमें टारगेट हार्ट रेट अपन ने डिस्कस किया, तो पेशेंट अपना टारगेट हार्ट रेट अचीव करने तक हम उसे ट्रेडमिल पे चला रहे हैं। तो इसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रहते हैं कि हर 3 मिनट में स्पीड बढ़ती है, वो ट्रेडमिल की इंक्लिनेशन बढ़ता है। तो दैट इज ए यूनिवर्सल प्रोटोकॉल। तो पेशेंट फिर चलता है, हर 3-3 मिनट में स्पीड बढ़ती है, जैसे स्पीड और इंक्लिनेशन बढ़ेगा उसका हार्ट रेट बढ़ेगा। तो हम ये मॉनिटर करते हैं कि वो कितना चल सकता है, जब वो टारगेट हार्ट रेट अचीव करने के लिए उसे कितने मिनट की एक्सरसाइज लगती है। तो यहाँ पे कंसेप्ट है एंड्योरेंस का, जो मैंने पहले बताया था। अगर आप डेली मैराथन रनर हो तो आपको टारगेट हार्ट रेट अचीव करने को 12 मिनट की एक्सरसाइज लगेगी, 11-12 मिनट की। और आपने कभी एक्सरसाइज ही नहीं की, चलने की आदत ही नहीं, तो 4 मिनट में आपका टारगेट हार्ट रेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि आपके हार्ट को आदत नहीं है। तो उसमें से हमें ये भी समझ जाता है कि आपका एंड्योरेंस क्या है, आपकी हार्ट की आदत क्या है, और स्ट्रेस को आपका हार्ट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ECG
जब आप टारगेट हार्ट रेट होता है तो उस ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं। तो एक्सरसाइज करने वाले ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब जो बेसलाइन ईसीजी में नहीं थे, इसका मतलब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो हार्ट रेट बढ़ रहा है, हार्ट को खून पूरा नहीं मिल रहा है, और हार्ट को खून पूरा नहीं मिल रहा है इसलिए ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं। और जब ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं तब आपकी सांस भी फूल रही क्या चलते वक्त, आपको थकान आ रही क्या, आपके सीने में दर्द हो रहा है, तो इट्स बिकम अ क्लिनिकल कोरिलेशन, ईसीजी कोरिलेशन, क्लिनिकल कोरिलेशन, ये सब चीज़ें हम देखते हैं और उसमें से एसेस करते हैं कि इसको ब्लॉकेजेस होने की प्रोबेबिलिटी है क्या। अगर उसे ब्लॉकेजेस होने की प्रोबेबिलिटी है तो फिर ऐसे पेशेंट को हम एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट इज ट्रेडमिल टेस्ट, रेस्ट ईसीजी का कोई महत्व नहीं है। जब आपको रूटीन चेकअप कराना है तो ट्रेडमिल टेस्ट कराइए और साथ में 2D इको, 2D इको ये हार्ट की सोनोग्राफी, जैसे अपन पेट की सोनोग्राफी करते हैं लिवर किडनी के लिए, वैसे वो हार्ट की सोनोग्राफी जिसमें हम हार्ट की पंपिंग देखते हैं, हार्ट के वॉल्स देखते हैं, हार्ट का ब्लड फ्लो कैसा है, हार्ट को पहले कुछ डैमेज होके गया है क्या, ये चीज़ें हम उसमें से स्टडी करते हैं। और बेसलाइन इको नॉर्मल तो फिर हम पेशेंट को ट्रेडमिल कराते हैं, और ट्रेडमिल भी नॉर्मल है तो हम पेशेंट को कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि उसके बाद हम उसे प्रॉपरली गाइड करते हैं कि आपका हार्ट अच्छा है, आपको एक्सरसाइज की आदत नहीं, यू शुड डू द एक्सरसाइज, आप एंड्योरेंस बढ़ाइए, या फिर आपको एंजियोग्राफी की जरूरत है। तो ये जो आपका सवाल है कि मुझे कितनी प्रोबेबिलिटी है, मैं कितना पानी में हूँ, ये करने के लिए आपको ट्रेडमिल और इको टेस्ट करनी चाहिए। 40 की एज के बाद एटलीस्ट 2 साल में एक बार इको टीएमटी कराते रहिए, 50 की एज बाद एटलीस्ट साल में एक बार इको टीएमटी कराते रहिए, और साथ में हेल्थ चेकअप जिसमें आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, थायराइड और बाकी के रिस्क फैक्टर ये चेक कराते रहिए। सर मैंने ऐसा देखा है कि लोग हार्ट चेकअप नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है डॉक्टर से कि डायरेक्ट सर्जरी करा देगा और ये करा देगा। मतलब क्या है, उसको जो है सो है। राइट एटलीस्ट पता तो चले, ठीक है आप एंजियोग्राफी सर्जरी मत करो, लेकिन आपको समझे तो सही कि भाई मैं हाई रिस्क जोन में जा रहा हूँ, एटलीस्ट मैं मेरी लाइफस्टाइल तो सुधारूं। अब समय आ गया है कि धोखे के सिग्नल मिल गए, सुधर जाओ नहीं तो भुगतो। अगर तुम सुधरोगे नहीं तो भुगतोगे। बिल्कुल। अब जो है सो है, उससे भाग के, अगर प्रॉब्लम को भाग के जाना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो है उसे फेस करो, उसमें से ये निकालो, उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके लिए जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि बर्थडे पार्टी है तो हम बर्थडे में क्या देंगे, किसी को परफ्यूम देंगे, किसी को ये देंगे, किसी को शर्ट देंगे, केक देंगे, बुके देंगे। उससे अच्छा 4 दोस्त मिल के उसे 2-3 हज़ार का हेल्थ चेकअप कार्ड दे दो कि भाई इस फलाने हॉस्पिटल में चल जाए जहाँ पे हेल्थ चेकअप के पैकेजेस बने हुए रहते हैं, 3000-4000 में आपको पूरा हेल्थ चेकअप हो जाता है। उसे वो दो कि भाई तू 40 का हो गया, ये तेरा बर्थडे गिफ्ट, तू जाके तेरा हेल्थ चेकअप करा ले। रादर देन केक और बुके और इसमें पैसे डालने से अच्छा, वो खुद तो नहीं करा रहा ना भाई, फ्री में मिला तो जाके कराएगा ना। बराबर। तो जो इंडिया में है ना, ये मेरी बहुत दिनों से मेरी खुद की एक है कि बर्थडे गिफ्ट शुड बी हेल्थ चेकअप इफ इज अबाउट 35 और 40, एटलीस्ट 2-3 जनों ने मिलके तो उसे एक हेल्थ चेकअप का कार्ड दे देना चाहिए कि वही तो अगले 8 दिन में जाके ये चीज करा ले। बिल्कुल। तो एटलीस्ट उस चीज से उसे तो समझेगा ना कि वो कितने पानी में, भले ही एंजियोग्राफी मत करा, लेकिन भाई मेरी शुगर बढ़ गई, मेरा बीपी ज्यादा आ रहा है, मैं ओबेज हूँ, मेरे ये ज्यादा आ रहा है, मैं उस पर कंट्रोल करूँ, उसकी आंखें तो खुलेगी ना। नहीं तो इन सब चीज से वो अभिज्ञ रह रहा है और स्लोली अंदर बढ़ते जा रहा है, एक दिन मेजर इशू आएगा और फिर हम रोते बैठेंगे, अरे यार वो तो अच्छा था, कल ही मेरे साथ चाय पीते बैठा था। बिल्कुल। मेरी कोई हार्ट सर्जरी हो गई है, लेट्स सपोज मेरी बाईपास सर्जरी हो गई है, तो उसकी बाईपास सर्जरी के बाद में क्या क्या केयर लेनी पड़ती है और कैसे कैसे केयर लेना चाहिए? बाईपास सर्जरी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये चीज़ बताऊंगा, जो मेरे भी देखने की, एक बार बाईपास सर्जरी हो गई, आपके टाके भर गए, तो देन एक बार सर्जन के टाके भर गए तो सर्जन का रोल खत्म होता है। नाउ यू शुड फॉलो अप विथ योर कार्डियोलॉजिस्ट, राइट, कि अब आगे हार्ट की केयर वो लेगा कि भाई ये मेरा हार्ट है, उसे डैमेज हो गया, अब उसके लिए मैं क्या गोलियां लूँ, किस टाइप की मैं एक्सरसाइजेस करूँ, कितनी एक्सरसाइज मैंने करना चाहिए। अब आगे चीज़ें ना हो इसके लिए मैंने डाइट कंट्रोल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रिस्क फैक्टर कंट्रोल क्या करना चाहिए और उसके लिए गोलियां। तो ये सब चीज़ें आपको कार्डियोलॉजिस्ट, और वो यू विल बी अकॉर्डिंग टू पेशेंट रहेगा कि भाई इसका हार्ट कैसा है, इसको कितने ब्लॉकेजेस थे, इसका पंपिंग क्या है, इसको क्या रिस्क फैक्टर है, हार्ट की वीकनेस कितना है, ये देख के फिर मैं उसे गाइड करूंगा कि तुझे ये करना है, वो करना है। तो बाईपास होने के बाद केयर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाईपास हो गई इसका मतलब मैं ये नहीं कि आपको कवच कुंडल मिल गए, भाई अब फ्यूचर में कुछ नहीं होगा, हो गई बाईपास, अब मेरे 20 साल अच्छे गए। बाईपास हो गई यानी सिर्फ लगी हुई आग बुझाई हुई है। अगर आपने आग लगने के कारण दूर नहीं किए, ब्लॉकेजेस बढ़ने के कारण दूर नहीं किए, नए ब्लॉक बनेंगे, बाईपास वाली नसों में ब्लॉक बनेंगे। बाप रे।
तो ये है, सबको ये जानना ज़रूरी है कि एंजियोप्लास्टी बाईपास ये सिर्फ लगी हुई आग बुझाने का काम है। आग लगने के कारण तुम दूर नहीं करोगे, फ्यूचर में और आग लगेगी और ब्लॉकेजेस बनेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के अपने पॉडकास्ट में। तो हमने हार्ट अटैक डिस्कस कर लिया है, कार्डियक अरेस्ट डिस्कस कर लिया है, हार्ट फेलियर क्या रहता है? अभी सब तीनों चीज़ें आपको एकदम भेल ना बन जाए, इसके लिए मैंने हार्ट अटैक अपने प्रॉपरली बता दिया कि क्या है, कार्डियक अरेस्ट बता दिया। अब हार्ट फेलियर नाम ही बता रहा है कि भाई आपका हार्ट फेल हो रहा है। हार्ट का काम क्या है? पंप करना, लेकिन अब वो पंप कम करने लग गया। जो नॉर्मल जब हम इको करते तो नॉर्मल पंपिंग अपनी 65 to 70% हार्ट पंपिंग रहती है, जैसे हम एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। हार्ट फेलियर है ना, हार्ट की पंपिंग कम हो रही है और जितना ब्लड हार्ट ने देना चाहिए शरीर को उतना ब्लड वो नहीं दे पा रहा। अब हार्ट फेल होने के डिफरेंट कारण है। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हार्ट अटैक। जैसे मैंने बताया कि आपकी नस बंद थी, नस बंद होने के कारण वो एक सेलेक्टिव एरिया को खून नहीं दे पा रहा था और उस समय पे यानी 3 घंटे मैक्सिमम 6 घंटे के अंदर नस नहीं खुली, तो जो हार्ट को डैमेज हो जाता है वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। ओके। फिर उसके बाद की अगली लाइफ आप वीक हार्ट से निकालोगे, यानी जो आपकी 65% पंपिंग थी वो 35% रह गई, 30% रह गई। तो इसके कारण क्या होगा कि आपकी एफर्ट लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जो पहले आप 4 किलोमीटर चल पाते थे, वही मैं अब 2 ही किलोमीटर चल पा रहा हूँ, क्योंकि आपका हार्ट उतना सस्टेन नहीं कर पा रहा है एक्टिविटी। तो दिस इज अ हार्ट फेलियर। तो हार्ट अटैक एक उसका मोस्ट कॉमन कॉज है। अदर कॉजेस है कि बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसमें आपके हार्ट की मांसपेशियाँ अफेक्ट हो जाती है, आपके हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, अमीलोइडोसिस, हाइपोक्रोमेटोसिस, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो अपने को डिफरेंट टेस्ट करके डायग्नोज करनी, जिसमें आपके हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई। तो हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई तो पंपिंग कम होगी। तीसरे इसमें प्रॉब्लम रहते हैं हार्ट के वॉल के प्रॉब्लम। तो हार्ट के वॉल के प्रॉब्लम यानी क्या, जैसे हार्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें 4 चेंबर पंप कर रहे हैं और एक चेंबर से दूसरे चेंबर का ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए देयर आर वॉल्स लाइक ए हिंजेस विच ओपन वन वे एंड देन इट क्लोजेस, कि एक चेंबर से एक ही साइड में मूवमेंट ऑफ ब्लड की दूसरे साइड में नहीं हो। तो अगर ये हार्ट की वॉल खराब हो गई, ये मल्टीपल कारण के कारण खराब हो सकती है, पैदाइशी हो सकती है, हार्ट अटैक के कारण हो सकती है, इन्फेक्शन के कारण हो सकती है और किसी कारण से कंजेनिटल से हार्ट की वॉल खराब होगी तो हार्ट का जो ब्लड फ्लो है वो एक चेंबर से दूसरे चेंबर में कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो स्लोली एक चेंबर की साइज बढ़ रही है और वहाँ की मांसपेशियाँ वीक हो रही है। तो हार्ट की वॉल डिसीज भी एक वन ऑफ द कॉज है कि जिससे हार्ट फेलियर हो रहा है। तो हार्ट फेलियर इज बेसिकली योर हार्ट इज नॉट एबल टू मीट योर एक्सरसाइज डिमांड, कि आप जितना एक्सरसाइज वॉकिंग कर रहे हो उतना प्रॉपरली ये नहीं दे रहे हो। उसकी फिर स्टेजेस है, जितना हार्ट ज़्यादा वीक उतनी ज़्यादा सीवियरिटी, उतना आपका चलना फिरना बंद। अब हार्ट फेलियर है या नहीं ये नहीं, मेरे बहुत सारे पेशेंट जिनके हार्ट पंपिंग 20 और 25% भी है तो भी अच्छे से चल पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत प्रॉपर एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट है, उनका आपको वेट मॉनिटरिंग, उनका डाइट मॉनिटरिंग, फिर हार्ट फेलियर के बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन रहते हैं। वो मेडिसिन प्रॉपर डोसेज में दे तो हार्ट को बहुत अच्छे से होते हैं। उसके कॉजेज़ क्या है, उस कॉजेज़ पे स्टडी करके उस कॉजेज़ की ट्रीटमेंट करो तो ये हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको हार्ट फेलियर डायग्नोज होता है तो यू शुड बी डेफिनेटली इन टच विद सम कार्डियोलॉजिस्ट जो आपको इसके डिफरेंट पहलुओं पे नज़र डाले, इसके कॉज पे जाए और हार्ट पंपिंग इम्प्रूव होने में, आपकी कैपेसिटी इम्प्रूव होने में आपको हेल्प करे। तो दिस इज अ हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर का कोई दूसरा ट्रीटमेंट रहता है या फिर ये लाइफ ट्रीटमेंट है? सबसे पहले मेडिसिन्स नहीं हुए तो सर्टन केसेस में ऑपरेशंस, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, क्योंकि रीजंस वो है। वॉल का प्रॉब्लम तो वॉल का ऑपरेशन करो। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर्स का प्रॉब्लम है बहुत बार जिस कारण में हार्ट फेल होता है तो उनको स्पेशल टाइप के पेसमेकर्स डिवाइसेस रहते हैं। तो उसका कारण क्या है वो जान के उस हिसाब से पेशेंट की ट्रीटमेंट ये स्ट्रीमलाइन होती है और उनको कभी कभी एडवांस ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है। और बहुत सारे केस में जब हार्ट बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए, पंपिंग कम हो गई, आप बैठ के उठना भी नहीं कर पा रहे, तो ऐसे पेशेंट में हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, नया हार्ट ट्रांसप्लांट करने की सलाह देती है, जो इंडिया में आजकल कम से कम 5 से 6 सेंटर्स इंडिया में जहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस चल रही है। इट्स अ लेंदी एंड कॉस्टली प्रोसीजर बट इट इज़ द वन ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल। ये जो ट्रीटमेंट्स है हार्ट रिलेटेड, ये मेरा एक क्वेश्चन था पर्सनल, लाइक ये जो ट्रीटमेंट्स है ये इतने एक्सपेंसिव क्यों रहते हैं? देखो एक्सपेंसिव अगर आप वैसे अगर आप इंडिया और दूसरे देशों को ये करो
तो दूसरे देशों की 1/10 प्राइस में आज इंडिया में ट्रीटमेंट हो रही है। दूसरे देशों में अगर 100 रुपये लग रहा है तो वही ट्रीटमेंट आज इंडिया में 10 रुपये में हो रही है। सेकंड, ये जो ट्रीटमेंट जो स्टेंट, बलून्स, वायर, ये सब रिसर्च एंड R&D के प्रोडक्ट्स है। इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत हाई है। बहुत बार मैं मेरे पेशेंट को बोलता हूँ कि एंजियोप्लास्टी का जो खर्चा आ रहा है उसमें डॉक्टर अपनी चार्जेस नहीं ले रहा है। चार्जेस किस चीज़ के, कि जो हार्डवेयर, जैसे आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन करोगे तो आपको बस टाके मारना है, अंदर कोई चीज़ नहीं डालना। तो मैं हार्ट के एंजियोप्लास्टी कर रहा हूँ तो मुझे वायर, बलून, कैथेटर, मल्टीपल बलून्स, मल्टीपल स्टेंट्स, ये चीज़ें लगती है और जो हार्डवेयर जितना इन्वॉल्व हो उतना कॉस्ट बढ़ रहा है। सेकंड, ये सब ऑपरेशन करने के लिए जो सेटअप है इट्स वेरी कॉस्टली। लाइक मेरी जो कैथ लैब है जहाँ पे मैं एंजियोग्राफी करता हूँ, दैट कैथ लैब कॉस्ट नियर अबाउट 4 करोड़ रुपीज़। अब वो 4 करोड़ की कैथ लैब आ रही है जो गवर्नमेंट थोड़ी कोई फंड दे रहा है, तो सामने वाले डॉक्टर्स को उसकी EMI भरना है, उसका मेंटेनेंस भरना है। तो इन चीज़ों के कारण ये सब चीज़ें कॉस्टली आती है। बट बिलीव मी, अगर आप तुम अमरावती की कॉस्ट और बॉम्बे की ये करोगे तो वैसे ही एटलीस्ट अमरावती में बॉम्बे के कंपेयर में, बॉम्बे पुणे कंपेयर में 40-50% कॉस्ट में ये काम होता होगा। और तुम यही अगर US और इंडिया कंपेयर करोगे तो इंडिया 1/10 में ये काम कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ द केसेस और अपनी पावर्टी देख के इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत चीज़ें की तो कर रहे हैं। बट स्टिल अपनी जो पर कैपिटा इनकम इतनी कम है कि वही अपने को बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगती है। हाँ वो तो बट लुकिंग एट द हार्डवेयर और अदर थिंग्स इन्वॉल्व, इट इज़ डेफिनेटली चीपर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ओके, मैंने ऐसा सुना है कि मेन को ज़्यादा हार्ट डिसीज होते हैं कंपेयर टू वुमेन, तो कितना राइट है ये? जैसे मैंने पहले इसमें बताया था नॉन मॉडिफाइबल, दैट मेल्स आर डेफिनेटली प्रोन फॉर हार्ट डिसीज इन हाई चांसेस एज कम्पेयर टू फीमेल अप टू द एज ऑफ 45 to 50। ओके, यानी जब तक फीमेल्स में उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक महामारी अपन जो ये है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे, तब तक दे आर प्रोटेक्टेड बाय द हार्मोन्स। और एक बार उनकी मासिक वाली खत्म हो जाती है तो आफ्टर द एज ऑफ 50 वुमेन्स आर वेरी मच प्रोन फॉर हार्ट डिसीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एज कम्पेयर टू मेल। यानी दोनों के बीच में फिर डिफरेंस नहीं रहता। ओके, और जो हमारे देखने में आया कि लेडीज़ का, अपनी इंडियन लेडीज़ की पूरी लाइफ अपनी फैमिली, बच्चों का करने में जाती है। तो 45-50 एज तक वो खुद के शरीर पे ध्यान नहीं रखते, शुगर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते, मॉर्निंग वॉक वगैरह नहीं करते, ओबेसिटी, उनके बैठने के कारण उनको आर्थराइटिस, जॉइंट प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा रहती है कि वो एक्टिव नहीं रहते। और फिर 50 की एज होने के बाद ये सब चीज़ें साथ में आ जाती है, एक्सरसाइज नहीं होती, मल्टीपल रिस्क फैक्टर डिटेक्ट हो जाते हैं और इनमें एकदम ही हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सब लेडीज़ को मैं यही बोलता हूँ कि 32 की 35 की एज हो गई, बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो 1 घंटा खुद के लिए भी निकालो, अभी से एक्सरसाइज करो, खुद का फिटनेस मेंटेन करो। डाइट, इंडियन लेडीज़ बस घर के हस्बैंड, बच्चों, सास ससुर को खिलाएंगे लेकिन खुद के डाइट पे ध्यान नहीं रहता, जो बच्चा कुछ है वो खा लेगी। तो उन्होंने भी खुद के डाइट पे ध्यान देना चाहिए। हर सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स उन्होंने भी लेनी चाहिए। और जो वर्किंग लेडी है उसे जॉब भी करना है और घर भी संभालना है, वो तो बहुत ही डबल स्ट्रेस्ड आउट रहता है। तो इन सब लेडीज़ को कहीं ना कहीं इसके बीच में पॉइंट निकाल के अपने आप को फिट रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फिट नहीं रखेगी तो 50 के बाद उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो वुमेन्स को खुद के हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है। 50 तक ही फिट रहिए, जॉइंट को संभाल के रखिए। नहीं तो आज आप अबाव 60-65 की कोई भी लेडीज़ देखो, 90% लेडीज़ को नी प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, कमर प्रॉब्लम है, उसके लिए वो चल फिर नहीं पा रहे, एफर्ट नहीं ले पा रहे, एक्सर्शन नहीं कर पा रहे, और उसके कारण में ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, लक हुआ, इन सब डिसीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़